दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री AC1 का जो आपका हिस्ट्री AC1 है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिपिटक की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो त्रिपिटक की संरचना है उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। हम आपको बताएंगे कि त्रिपिटक क्या है, इसका संरचना कैसे हुआ है। ठीक है, साथ में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में त्रिपिटक की क्या भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है ना इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के अध्ययन के लिए ये त्रिपिटक की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिपिटक का मतलब क्या होता है। ये जो आप शब्द देख रहे हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन ग्रंथों का संग्रह, या फिर कैसे त्रि का मतलब होता है तीन और पिटक का मतलब होता है संग्रह। क्योंकि बौद्ध धर्म में ये जो त्रिपिटक है इसमें तीन ग्रंथों का मेल है, तीन ग्रंथों का समावेश है, जिसके कारण इसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में जो पहला ग्रंथ है वो है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक है, तो तीनों ग्रंथों का यहाँ पर मेल होता है जिसके कारण इसको त्रिपिटक नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो पूरा ग्रंथ है आपका त्रिपिटक ग्रंथ, इसमें जो गौतम बुद्ध उनके सारे उपदेशों को, जो इनके भिक्षु और भिक्षुणी है उनके रहने सहने के तरीकों को, जो अगर वो कोई गलती करता है तो उसके दंड देने के तरीकों को और नैतिक विचारों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया। ठीक है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है, तो इस चीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सेमेस्टर आप अच्छे से तैयारी कर सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला जो आपका सेमेस्टर बचा हुआ है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। और साथ में आप लोग का एमडीसी पेपर क्या है और आपका सेक पेपर क्या है आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, ताकि उसका भी तैयारी जल्द से जल्द कराया जा सके। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ पर एक छोटा सा परिचय लिखा है, उसको पहले देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। जो बौद्ध धर्म के सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ, जैसे कि आपका विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, ठीक है, इन सब का जो संग्रह है उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि का अर्थ है तीन और पिटक का अर्थ है टोकरी या फिर संग्रह। इसका मतलब हुआ तीन भागों में विभाजित ग्रंथों का संग्रह। ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का मतलब क्या हुआ, तो तीन भागों में विभाजित ग्रंथों का संग्रह को ही त्रिपिटक कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के उपदेशों, संघ के नियमों और दार्शनिक विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। और ये जो आप त्रिपिटक ग्रंथ देख रहे हैं इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए उसके बारे में, संघ के नियमों को, जो आपका संघ है, जो विहार है, ठीक है, जो कह सकते हैं आश्रम है, उसके बारे में, दार्शनिक विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में ये शिक्षाएं मौखिक रूप से थी, मतलब ये जो प्रारंभ में शिक्षाएं थी जो आपका त्रिपिटक है वो मौखिक रूप से था, जिन्हें बाद में लिखित रूप दिया गया, और बाद में क्या तो इसको लिखित रूप दिया गया है। इसलिए त्रिपिटक न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इस चीज को आप समझिए, यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रारंभ में ये शिक्षाएं मौखिक रूप में थी, मतलब पहले इसको लिखा नहीं गया था। आज आप लोग देखते हैं कि त्रिपिटक को लिखा गया है, लेकिन पहले ये त्रिपिटक लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि त्रिपिटक किसने लिखा, तो त्रिपिटक किसी ने लिखा नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसने त्रिपिटक को लिखा होगा। कई सारे जो श्रीलंका के भिक्षु लोग थे, ठीक है, बहुत सारे जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने मिलकर के इसको लिखा है। ठीक है, तो कोई अकेला नाम यहाँ पर नहीं है जिसको आप लिख लीजिएगा कि त्रिपिटक का रचना इसके द्वारा किया गया, कोई अकेला नाम यहाँ पर नहीं है। तो त्रिपिटक का जो रचना है, या फिर कह सकते हैं जो त्रिपिटक को मिलाया गया है, लिखा गया, वो बहुत सारे भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया। जो संघ में लोग काम करते थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा इसको संग्रहित किया गया, लिखा गया है। ठीक है, पहले ये क्या है, तो पहले जब जो गौतम बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, कौन थे, पहले आनंद और दूसरे उपाली, तो इन्होंने पहले क्या किया, जो भी गौतम बुद्ध के उपदेश थे उपाली और आनंद के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया, फिर उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया। ठीक है, इस तरह से चल रहा था। लेकिन जब देखा गया कि जो शिष्य हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या धीरे धीरे बिखरते जा रहे हैं। और जब बिखरते जा रहे हैं तो क्योंकि ये याद रखने वाला चीज था, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर बोल के कौन सुनाएंगे, बताएंगे कौन, शिक्षा कौन देंगे, जिसके कारण ये डर हुआ कि अगर बोलने वाले, याद रखने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर ये जो ग्रंथ है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा, फिर कोई बोलने वाला बचेगा ही नहीं, याद रखने वाला कोई बचेगा ही नहीं। जिसके कारण क्या हुआ, तो इसको लिखना शुरू किया गया, और बाद में ये क्या तो लिखित रूप में आपको देखने को मिलता है। आगे इसमें क्या कहा है कि त्रिपिटक न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको हम एक नाम बताएं, आनंद और उपाली, तो जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ये बहुत ही प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के। ठीक है, आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे त्रिपिटक की संरचना। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिपिटक की संरचना के बारे में बताइए और प्राचीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक इतिहास में के अध्ययन में त्रिपिटक की क्या भूमिका उसके बारे में बताइए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि त्रिपिटक की संरचना क्या है।
दोस्तों आप लोग अपना एमडीसी पेपर और अपना सेक पेपर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तुरंत के तुरंत अभी के अभी आप लोग क्या करेंगे, तो एमडीसी पेपर और सेक पेपर कमेंट करके बताइए, ताकि उसका भी जल्दी से जल्दी तैयारी कराया जा सके। पहले हम लोग देखते हैं इसकी संरचना को, विनय पिटक। इसका जो पहला संरचना, जो फिर इसमें जो पहला ग्रंथ है वो है विनय पिटक। इसमें क्या है, क्या लिखा गया है, उस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि यह भाग बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन से संबंधित है। ये जो त्रिपिटक का पहला ग्रंथ है विनय पिटक, इसमें क्या लिखा गया है, यह भाग बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन से संबंधित है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन के लिए विस्तृत आचार संहिता दी गई है। मतलब वो लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह से अनुशासन करेंगे, मतलब किस तरह से अनुशासन में रहेंगे, क्या नियम है, कोई गलती करता है तो क्या दंड देना, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित है, गलती होने पर क्या दंड होगा, संघ का संचालन कैसे होगा, इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है, ठीक है। क्या कहा गया कि यह जो भाग है वह गौतम कहा जा रहा है कि यह भाग गौतम संघ के नियमों और बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन से संबंधित है। जो बौद्ध संघ है, जो बौद्ध विहार है, जो बौद्ध आश्रम है, उसके नियमों और अनुशासन से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, विनय पिटक। कि वहां पर जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां रहते हैं, उनका जीवन कैसे रहेगा, वो अपना जीवन कैसे जिएंगे, उनके नियम क्या, आचार संहिता क्या है, कौन से वो कार्य करेंगे, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, ठीक है। इनके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। गलती होने पर क्या दंड दिया जा सकता है, क्या दंड नहीं दिया जा सकता, संघ का संचालन कैसे होगा, इन सभी बातों का विस्तार से यहाँ पर वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस विनय पिटक का जो मुख्य भाग है, ठीक है, इसके मुख्य भाग पातिमोक्ष। पातिमोक्ष में दिया है नियमों की सूची। ये जो पातिमोक्ष है, जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ते तो उसमें कुछ चैप्टर होता है, तो उसी तरह से ये जो आपका विनय पिटक है, ये जो यहाँ पर आप विनय पिटक देख पा रहे हैं, तो विनय पिटक का भी क्या है, तो कुछ चैप्टर है। तो जो पहला चैप्टर वो है पातिमोक्ष। इसमें दिया है नियमों की सूची, कि आप लोग को जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां है उनका क्या नियम है, सारे नियमों के यहाँ पर क्या है, तो सूची, जैसे आज की कानून के किताब होते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम में ये जो पातिमोक्ष है उसमें नियमों की सूची दी गई थी, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना, कैसे रहना, ठीक है, भिक्षु को कैसे रहना है, शिष्यों को कैसे रखना है, अनुशासन कैसे बनाना, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया था पहले चैप्टर पातिमोक्ष में। ये इसका एक भाग है विनय पिटक का। विनय पिटक का दूसरा भाग है महावग, ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और संघ की शुरुआत के बारे में यहाँ पर दिया गया। जो महावग है, इसमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है और संघ की शुरुआत कैसे की गई इसके बारे में बताया गया। और तीसरा जो यहाँ पर चैप्टर या फिर जो भाग है वो है चुल्लवग। संघ के संगठन और अनुशासन के नियम यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, संघ के संगठन और अनुशासन के नियम जैसे भाग इसमें आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में अनुशासन, नैतिकता और संगठन को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसमें कहा जा रहा है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी क्या है, तो समाज में अनुशासन, नैतिकता और संगठन को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। तो आपने जो पहला विनय पिटक पढ़ा, जो आपका त्रिपिटक का संरचना है, पहला जो इसमें ग्रंथ हुआ है विनय पिटक, तो विनय पिटक के कुछ भाग थे उसको आपने यहाँ पर देख लिया। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी संरचना देखेंगे त्रिपिटक का, वो है सुत्त पिटक। यह त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत भाग है। त्रिपिटक का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो सुत्त पिटक है, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह जो त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत भाग है, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश संकलित हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश स्वयं संकलित हैं, ठीक है, कि उसके द्वारा क्या क्या उपदेश या फिर शिक्षाएं दी गई हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें जीवन के मूल प्रश्नों, दुख, क्रम, मोक्ष मतलब निर्वाण, ठीक है, और नैतिक आचरण का सरल और व्यवहारिक ढंग से वर्णन किया गया। तो त्रिपिटक का जो दूसरा ग्रंथ है सुत्त पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में लिखा गया कि उनके द्वारा दुख के बारे में, कर्म, मोक्ष और नैतिक आचरण के बारे में सरल और व्यवहारिक ढंग से वर्णन किया गया है। किसमें किया गया, सुत्त पिटक में। इसको 5 निकायों में विभाजित किया गया। इसके 5 चैप्टर हैं, इस 5 भागों में इसको भी बांटा गया सुत्त पिटक को। समझिए इस 5 भाग क्या क्या है। पहला भाग है दीर्घ निकाय, लंबे उपदेश इसमें दिए गए। जो पहला चैप्टर है दीर्घ निकाय, इसमें लंबे उपदेश दिए गए। दूसरा है मध्यम निकाय, जो मंझला निकाय है, मध्यम आकार के उपदेश इसमें लिखा हुआ है। फिर है संयुक्त निकाय, ठीक है, विषय के अनुसार यहाँ पर समूह दिया गया है। चौथा यहाँ पर जो इसका निकाय है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में संख्या के आधार पर उपदेश दिए गए हैं। और पांचवा है आपका खुद का निकाय, ठीक है, क्या है, खुद का निकाय, जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं ये यहाँ पर दिखाया, जैसे कि धम्मपद जैसे छोटे छोटे जो ग्रंथ है वो इसमें लिखा गया है। तो ये आपका जो सुत्त पिटक है, इसके 5 चैप्टर हैं, 5 निकाय, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन उपदेशों में केवल धर्म ही नहीं बल्कि उस समय के समाज, जाति व्यवस्था, राजा प्रजा संबंध और आम जीवन की झलक भी मिलती है। इसलिए यह भाग इतिहासकारों के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहा जा रहा है कि ये जो उपदेश दिए गए ये केवल धर्म के लिए नहीं बल्कि उस समय के समाज के बारे में, जाति के बारे में,
जो जाति व्यवस्था थी उसके बारे में, राजा प्रजा का संबंध के बारे में, आम जीवन की झलक को दिखाता है। ठीक है, ये पांचों जो आपने देखा, ये जो पांचों निकाय है सुत्त पिटक के, उसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अभिधम पिटक के बारे में। ठीक है, अभिधम पिटक, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, तो त्रिपिटक का जो संरचना है, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताया कि जो त्रिपिटक है वो 3 ग्रंथों से मिलकर के बना है। पहला आपका विनय पिटक था, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यह त्रिपिटक का दार्शनिक और बौद्धिक भाग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन करवा रहे आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आप और अच्छे से इन सब चीजों को डिटेल में समझ पाएंगे। तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर देखना है। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें मन, चेतना, विचार और तत्वों का गहन विश्लेषण किया गया। ये जो अभिधम पिटक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें मन के बारे में, चेतना के बारे में, चेतना का मतलब जहां पर हम लोग गहराई से किसी के बारे में सोचते हैं उसी को बोलते हैं चेतना, विचार और तत्वों का गहन विश्लेषण किया गया है। ठीक है, चेतना का मतलब क्या होता है, तो जागरूकता या फिर जिसके बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान से सोचते हैं। इसमें यह बताया गया है कि मन कैसे कार्य करता है, भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है और संसार की वास्तविक प्रकृति क्या है। ये जो आपका त्रिपिटक का तीसरा ग्रंथ है अभिधम पिटक, इसमें यह बताया गया है कि हमारा जो मन है वो कैसे काम करता है, हमारे भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है और संसार की जो वास्तविक प्रकृति वो क्या है। यह भाग बौद्ध धर्म की गहराई को, तर्कशीलता को दर्शाता है। ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो भाग है वो बौद्ध धर्म की गहराई और तर्कशीलता को दर्शाने का काम करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म केवल आस्था पर नहीं बल्कि तर्क और विश्लेषण पर भी आधारित है। कहा जा रहा है कि इससे यह पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म है वो केवल आस्था पर नहीं है बल्कि तर्क और विश्लेषण पर भी आधारित है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है, मन कैसे काम करता है और संसार का वास्तविक प्रकृति क्या है। यह भाग बौद्ध धर्म की गहराई और तर्कशीलता को भी दर्शाता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आस्था को बताएगा बल्कि तर्क और विश्लेषण पर भी ये ध्यान देता है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सामाजिक इतिहास में त्रिपिटक की क्या भूमिका रही है। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में त्रिपिटक की क्या भूमिका है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि सामाजिक इतिहास में त्रिपिटक की क्या भूमिका रही है। पहले जो यहाँ पर हम लोग भूमिका देखेंगे वो है दैनिक जीवन का चित्रण। ये दैनिक जीवन का चित्रण करता है। जो त्रिपिटक है वो प्राचीन भारतीय समाज का दैनिक जीवन का ये चित्रण करता है। त्रिपिटक में उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान, वस्त्र और जीवन शैली का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतलब उस टाइम में लोगों का जीवन किस तरह से होता था उसके बारे में त्रिपिटक से पता चलता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन भारतीय समाज का सामान्य जीवन कैसा था और लोग किस प्रकार अपनी दिनचर्या बिताते थे। ये जो त्रिपिटक है इससे हमें उस टाइम का जो प्राचीन भारत है उस समय लोग कैसे रहते थे, समाज का सामान्य जीवन कैसा रहता था, लोग किस प्रकार से अपनी दिनचर्या बिताते थे उसके बारे में पता चलता है। तो ये पहला इसमें त्रिपिटक की हम लोग भूमिका देखते हैं सामाजिक इतिहास के लिए। सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए जो दूसरा यहाँ पर हम लोग भूमिका देखते हैं त्रिपिटक का वो है जाति व्यवस्था का स्वरूप। जाति व्यवस्था का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। त्रिपिटक से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में जाति प्रथा विद्यमान थी। मतलब उस टाइम भी क्या है तो जाति प्रथा चल रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया। उन्होंने कर्म को प्रधान मानते हुए समानता का संदेश दिया। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया चल रही थी। पहले से क्या है तो जो जाति प्रथा है वो विद्यमान थी, मतलब चल रहा था, लेकिन जब गौतम बुद्ध आए तो इनका विरोध किया गया। गौतम बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि जो समाज है वहां पर परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रक्रिया चल रहा था। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका भूमिका देखेंगे वो है महिलाओं की स्थिति। उस टाइम में महिलाओं की क्या स्थिति थी। कहा जा रहा है कि इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि प्रारंभ में महिलाओं को धार्मिक जीवन में सीमित अवसर थे। जो धार्मिक जीवन है उसमें सीमित अवसर दिए जाते थे महिलाओं को, लेकिन बाद में भिक्षुणी संघ की स्थापना के माध्यम से उन्हें भी स्थान मिला। जब भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई उसके बाद से महिलाओं को भी क्या है तो धार्मिक जीवन में कह सकते अवसर मिलने लगा, मतलब मौका मिलने लगा। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइम में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उस टाइम में क्या कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो स्थिति उसमें धीरे धीरे सुधार होता जा रहा था। चौथा जहाँ पर हम लोग इसका भूमिका देखेंगे वो है आर्थिक जीवन का वर्णन। आर्थिक जीवन का वर्णन, उस टाइम में जो प्राचीन भारत का समाज है उस टाइम में आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। जो त्रिपिटक है उसके त्रिपिटक में व्यापार, कृषि, उद्योग और नगर जीवन के विकास का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक वर्ग की भूमिका, वस्तुओं के आदान प्रदान और आर्थिक गतिविधियों का विवरण हमें उस समय की अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता देता है। तो उस टाइम का आर्थिक जीवन कैसा था त्रिपिटक से हमें यह चीज भी पता चलता है। आगे दोस्तों हम लोग राजनीतिक इतिहास में त्रिपिटक की क्या भूमिका है उसको देख लेते हैं।
यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिपिटक की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो त्रिपिटक की संरचना को हमने समझ लिया। त्रिपिटक का जो संरचना है वो 3 ग्रंथों से मिलकर बना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, तीनों आपने समझ लिया। आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो त्रिपिटक है उसका प्राचीन भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को अध्ययन के लिए क्या क्या भूमिका रहा है। तो राजनीतिक इतिहास में त्रिपिटक की क्या भूमिका उसको यहाँ पर देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला जो भूमिका है वो है शासन प्रणाली का ज्ञान। शासन प्रणाली का हमें ज्ञान का पता चलता है, उस टाइम में किस शासन प्रणाली था, त्रिपिटक से हमें ये बात पता चलता है। त्रिपिटक में राजतंत्र और गणराज्य दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जो हमारा ग्रंथ है त्रिपिटक, उससे राजतंत्र और गणराज्य दोनों प्रकार के शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में शासन के विभिन्न स्वरूप प्रचलित थे। कहा जा रहा है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राचीन भारत है उसमें शासन के विभिन्न स्वरूप प्रचलित थे, मतलब कई सारे शासन के तरीके यहाँ पर चल रहे थे। अगला जो यहाँ पर राजनीतिक भूमिका देखते हैं वो है राजा के कर्तव्यों का और आदर्श। राजा का क्या कर्तव्य था और क्या आदर्श रहता था उस टाइम में, उसके बारे में पता चलता है। इसमें आदर्श राजा के गुणों को वर्णन किया गया है। जो आदर्श राजा के गुण होते हैं उसके बारे में बताया गया, जैसे कि न्यायप्रिय होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि शासन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की भलाई करना था। तो उस टाइम के राजा के कर्तव्य और आदर्शों के बारे में पता चलता है कि जब प्राचीन भारत का टाइम चला था उस टाइम जो राजनीति वो किस तरह से था। अगला यहाँ पर हम इसकी भूमिका देखेंगे त्रिपिटक का, वह गणराज्यों की जानकारी। गणराज्यों की जानकारी हमें मिलती है। त्रिपिटक में लिच्छवी जैसे गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। जो लिच्छवी जैसे कह सकते हैं जो गणराज्य है या फिर जो राज्य है उसके बारे में पता चलता है, जहाँ शासन कई लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में लोकतांत्रिक परंपरा बहुत प्राचीन है। भारत में क्या तो लोकतांत्रिक परंपरा जो बहुत ही प्राचीन है, इससे यह चीज़ हमें पता चलती है। चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो भूमिका है वो है कानून और न्याय व्यवस्था। कानून और न्याय व्यवस्था, हम फिर से आपको याद दिला दें कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जो त्रिपिटक का भूमिका उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चौथा जो भूमिका है राजनीतिक का वो है कानून और न्याय व्यवस्था। तो उस टाइम में कानून और न्याय व्यवस्था कैसा था, त्रिपिटक से हमें यह चीज पता चलता है। संघ के नियमों और दंड व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में कानून और व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो संघ के नियम है और जो दंड व्यवस्था है उससे यह पता चलता है कि उस टाइम का जो राजनीति है, ठीक है, समाज में कानून और व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित था। अपराध और दंड के स्पष्ट नियम थे जिससे समाज में अनुशासन बना रहता था। अपराध करने पर क्या दंड होगा उसके बारे में बिल्कुल क्या तो स्पष्ट तरीके से सब कुछ बात किया गया था, अनुशासन बना हुआ था, जिसके कारण क्या तो समाज अनुशासन बना रहता था। तो मैं कहता दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। इससे एग्जामिनर को ये सोचने में या पता करने में पता चलता है कि आप लोग क्या लिखे ऊपर और आपके पास कितना जानकारी है। तो आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, साथ में इससे एक आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। कहा जा रहा है कि त्रिपिटक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण दर्पण है। इसकी संरचना हमें बौद्ध धर्म की गहराई को समझने में सहायता करती है, जबकि इसकी विषय वस्तु हमें उस समय के समाज और शासन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती है। इसलिए इतिहासकार इसे एक विश्वसनीय और समृद्ध ऐतिहासिक स्रोत मानते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग का ये काम है, आप लोग का फर्ज है कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग चेक कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।